गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ह्यूमन ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आए हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप के बाद में दूसरा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बताए गए हैं, यानी कि मानव भूगोल क्या है, उसकी परिभाषा हमने पढ़ी। उसके बाद में ये मानव भूगोल में पर्यावरण के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों पक्षों के परिवर्तन, दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है और दोनों पक्ष परिवर्तनशील हैं ये और एक दूसरे से संबंधित हैं। उनका अध्ययन करते समय हमें तीन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमें इस सिद्धांत के अनुसार ये पता लगता है कि पृथ्वी के ऊपर चाहे भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे सांस्कृतिक वातावरण है, सभी तत्व परिवर्तनशील हैं, उन स्थिर नहीं हैं। या तो उनमें बढ़ोतरी हो रही है या उनमें किसी वस्तु उसमें क्षरण या अपर्दन हो रहा है। तो प्रत्येक क्षण हर एक वस्तु किसी न किसी रूप में बदलती रहती है। इसका आकार या मात्रा या रूप अथवा गुण बदल जाता है। वास्तव में संसार में कोई भी वस्तु सदैव स्थायी नहीं रहती। स्वयं पृथ्वी भी हर समय भ्रमण करती रहती है और तीव्र गति से आकाश में सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे उनमें परिवर्तन होता रहता है समय के हिसाब से, और इस हिसाब से पृथ्वी के तल पर हर समय परिवर्तन करने वाली शक्तियां कार्य करती रहती हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं पृथ्वी के सौर संबंध या ग्रहीय संबंध से संबंधित, दूसरा है पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ, तीसरा है सौर्य शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जैविक शक्तियाँ, मानव शक्ति आदि। ये यानी कि पृथ्वी, ये जितनी भी शक्तियाँ या जितने भी शक्तियाँ हैं, ये किसी न किसी रूप में पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाने का प्रयास करती रहती हैं। जैसे पृथ्वी पर सौरमंडल संबंधी शक्ति क्या है? पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर भ्रमण करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष का भी परिभ्रमण करती है। तो इन सौर संबंधों के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात आदि और ऋतुएं आदि होते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर विवर्तनिक शक्तियां हैं, उसमें विवर्तनिक शक्तियां भी पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाती हैं। कुछ विवर्तनिक शक्तियां धीमी गति की होती हैं और कुछ एकदम तुरंत होती हैं। जो अत्यंत धीमी गति से होने वाले प्रभाव में, जैसे पर्वतों में मोड़ का बनना या किसी प्रदेश का ऊपर उठना या नीचे धंसना, दूसरे प्रकार के और शीघ्र परिवर्तन में जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी क्रिया आना, ये सब शीघ्र शक्तियाँ हैं। तो इस हिसाब से इसमें पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों के बाद में सौर्य शक्ति, सूर्य की शक्ति अथवा सूर्यताप से बाह्य शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो भूतल को परिवर्तित करती हैं। प्रकाश और गर्मी, ओस और पाला, तुषार और हिमपात, ये मतलब कई प्रकार की शक्तियाँ हैं जिनसे कि परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींचती है। इसके कारण भिन्न भिन्न भार और घनत्व वाले पिंडों को संतुलन का एक ही रूप प्राप्त होता है और इसके द्वारा पृथ्वी का एक समन्वित क्रम स्थापित होता है। तो यानी कि ये जो अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जैविक शक्ति है। जैविक शक्तियों में वनस्पति और जीव जंतु वर्ग के द्वारा भी हर समय भूतल पर परिवर्तन होते रहते हैं। वनस्पति से शैलों
को आवरण मिलता है और शैल वनस्पति से ढके होने के कारण अपरदित होती है, परंतु वनस्पति की जड़ें नरम शैलों और दरारें पैदा कर देती हैं, जिससे भूमि का कटान और अपरदन की क्रिया बढ़ जाती है। जीव जंतु भूमि में अपने निवास के लिए गड्ढे खोदते हैं। कीड़े मकोड़े भी भूतल में रहने के लिए गड्ढे बनाते हैं और कुछ कीटाणु मिट्टी को भुरभुरा बनाते रहते हैं। इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से मानव शक्ति भी पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन करती रहती है। कहीं पर वह काट कर खेत बना लेता है, कहीं नहरें, सड़कें, सुरंग बनाता है, कहीं खानों में खनिज पदार्थ निकालता रहता है। इस प्रकार से कहीं पर शहर में बस्तियां बनाता है, बांध बनाता है और इस प्रकार से सांस्कृतिक भूदृश्य बनाकर भूतल पर परिवर्तन करता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो 6 प्रकार की शक्तियां हैं, इसके द्वारा पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन होता रहता है और वे आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्येक घटना के कुछ कारण होते हैं और कुछ नियमों के अनुसार उनकी क्रिया होती है। इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन या जो क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू होता है। इसके बाद में दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। इसके अंतर्गत भौगोलिक तथ्यों का पूर्ण रूप से अध्ययन करते समय हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि वातावरण के विभिन्न तथ्य आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती, वरन जन्म और विकास बहुत से तथ्यों के जटिल समूह से होता है। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं। प्राकृतिक तथ्यों की भांति मानव भूगोल के तथ्य भी पार्थिव एकता से संबंध हैं। यानी कि एकता का नियम है ये, पृथ्वी तल पर सभी जगह भौतिक वातावरण का प्रभाव मानव पर होता है और सभी जगह मानव अपना अनुकूलन करता है। प्रत्येक प्रदेश में समस्त जीवधारी आपस में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं और उनकी सत्ता होती है। भूमि की बनावट, जलवायु के तत्व जैसे तापमान, तुषार, वर्षा और मिट्टियाँ, वनस्पति, पशु जगत में पारस्परिक क्रियाएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं और उन सबके पारस्परिक संयोग से प्रत्येक तत्व की सत्ता बनती है तथा परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए वनस्पति की उत्पत्ति भूमि, जलवायु और मिट्टियों पर निर्भर रहती है। जलवायु का प्रभाव वनस्पति पर होता है, परंतु वनस्पति का प्रभाव भी जलवायु पर होता है, जैसा कि अधिक वनों के कारण तापमान नीचा रहता है तथा वायुमंडल आर्द्रता अधिक रहती है। प्रोफेसर रेडजल महोदय ने, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इस सिद्धांत पर बल दिया कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। छात्रों, ये वाला जो पेज है ये प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं हो पाया है, इसको मैं और अच्छे से टाइप करवा के और इसको PDF में डाल दूँगा। हम्बोल्ट ने बतलाया कि किसी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का बड़ा महत्व होता है। ब्लाश और ब्रून्स ने भी इसी बात को पुष्ट किया है और किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी जैसे वनस्पति, जंतु और मनुष्य होते हैं, उन सब में एक पारस्परिक संबंध होता है और वे सब ही अपनी परिस्थिति से समायोजन स्थापित करते हैं। तो ये जो दूसरा सिद्धांत हो गया पार्थिव एकता का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है पर्यावरण समायोजन सिद्धांत। पर्यावरण समायोजन सिद्धांत, इसके अंतर्गत ये जो तीसरा है पर्यावरण समायोजन सिद्धांत, इसमें विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर वहाँ के निवासी
मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं क्षमताओं के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करके उन प्रदेशों का क्षेत्र संगठन करते हैं। भौगोलिक वातावरण के दो अंग होते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। इन दोनों ही प्रकार के वातावरण का प्रभाव मनुष्य के जीवन और क्रियाकलापों पर होता है तथा मनुष्य भी इन दोनों प्रकार के वातावरण में कुछ परिवर्तन करता है ताकि वह अपनी सत्ता बनाए रखे और उन्नति करे। प्राकृतिक वातावरण में प्रादेशिक स्थिति, भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, जलराशियाँ, वनस्पति, जीव जंतु आदि होते हैं। ये प्राकृतिक तत्व मनुष्य के रहन सहन तथा क्रियाओं पर छाट की सीमाएं निर्धारित करते हैं और उन्हीं सीमाओं के अंदर मनुष्य अपने शारीरिक और आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय करता है, यानी कि पर्यावरण का मानव के साथ समायोजन स्थापित करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण मनुष्य द्वारा निर्मित किया हुआ भूदृश्य होता है जिसमें मानवीय निवास गृह, परिवहन के साधन, सिंचाई के साधन, संचार वाहन के साधन, आर्थिक व्यवसाय, श्रम विभाजन, बैंक, बीमा संस्थान और साहित्यिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और राजनीतिक संस्थाएं आदि होते हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के ये भिन्न भिन्न तत्व मनुष्य के भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय और सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य उनके प्रभावों के अनुसार ही अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है और इसके अलावा वातावरण में भी कुछ परिवर्तन करता है। इन क्रियाओं को पर्यावरण समायोजन कहते हैं। पर्यावरण में परिवर्तनों को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है। तो अतः मानव भूगोल में विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन करते समय हमको तीनों सिद्धांतों को दृष्टिकोण में रखना आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व केवल मनुष्य पर ही प्रभाव नहीं डालते बल्कि वे आपस में भी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। मानव प्राकृतिक पर्यावरण का प्रयोग करके सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है और सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व भी प्रभावशाली होते हैं। उनका प्रभाव प्राकृतिक तत्वों पर भी होता है। इसके साथ साथ वे आपस में भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मानव भूगोल के 3 सिद्धांत बताए, इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। ये आप इस क्वेश्चन के नोट्स को आप इसमें PDF में मैं डाल दूंगा, इससे नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।